गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। नेक्स्ट हमारा जो है सीसीपी में एक्सपोर्ट फिनांस। एक्सपोर्ट फिनांस हमने देखा। अब जो है उसका एक एनेक्सर है, एक्सपोर्ट को रेगुलेट कौन करता है। आरबीआई की गाइडलाइंस है और फेमा है। ठीक है, पहले फेरा था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट। ठीक है, अभी फेमा हो गया, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। ठीक है, तो फेरा में क्या था, दो ही अंतर थे फेरा में और फेमा में। सिर्फ दो ही अंतर है। फेरा में जो था वो कोई क्राइम, अगर कोई इंसिडेंट होता है या कुछ भी गड़बड़ होता है तो आप नॉन अवेलेबल होते थे। फेरा में फेमा में जो है ऐसा नहीं है। फेमा में क्या अवेलेबल होता है। फेरा जो है, सबसे पहले फेरा आया था आपका, फेरा 1973 में आया था। छोटा सा शॉर्ट टेक दे देता हूँ। फेरा 1973 में आया था और फेमा जो है 1999 में आया था। ठीक है, दोनों के बीच में क्या अंतर था देखिए, इसमें तो नहीं है बट मैं आपको एक नॉर्मली जो है ऑब्जेक्टिव क्या था। फेरा क्या था देखिए, फेरा क्या था, ये रिस्ट्रिक्टिव टाइप का था, रिस्ट्रिक्टिव था। ठीक है, रिस्ट्रिक्टिव था। ठीक है, एंड कंजर्वेटिव, इसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव था। ठीक है, मैं आपको इधर दूसरे पेज पर ही देता हूँ। फेरा जो था ये आया आपका 1973 में। ये क्या था आपका, रेस्ट्रिक्टिव था, रेस्ट्रिक्टिव, या इसको कह सकते हैं कंजर्वेटिव था। ठीक है, ठीक है। फेमा जो आया आपका 1999 में आया, ये जो आपका था ये मोर फ्लेक्सिबल था। एक्सपोर्ट फाइनेंस के मामले में, एक्सपोर्ट के मामले में फ्लेक्सिबल, और या इसको कह सकते हैं लिबरल था। ठीक है, पहला जो पॉइंट हो गया ये। ठीक है, फेरा में दूसरा जो पॉइंट आता है, फेरा जो था, फेरा का जो ऑब्जेक्टिव था, ऑब्जेक्टिव किसका, फेरा का, इसको था कि फॉरेन एक्सचेंज को, फॉरेक्स को कंजर्व करना, कंजर्वेशन करना या कंजर्व करना। ठीक है, फॉरेक्स को कंजर्व करना एंड कंट्रोल करना, कंट्रोल करना किसको, फॉरेन एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इन्वेस्टमेंट को। ठीक है, इसके जस्ट उलट जो है फेमा आया। फेमा में क्या था, इसमें था प्रोमोट करना, प्रोमोट। इसमें फेमा में जो था वो था प्रोमोट करना, प्रोमोट करना किसको, एक्सपोर्ट को। ठीक है, एक्सपोर्ट को, फॉरेन ट्रेड, उसमें आ जाएगा फॉरेन ट्रेड। ठीक है, एक्सपोर्ट को प्रमोट करेंगे तो फॉरेन ट्रेड आएगा एंड इन्वेस्टमेंट, दोनों था। यहाँ क्या था, रिस्ट्रिक्ट करना था, कंट्रोल करना था फॉरेन ट्रेड को, इन्वेस्टमेंट को, कंजर्वेटिव था। यहाँ क्या था आपका, प्रमोट करना था। ठीक है, तीसरा जो था इन्फोर्समेंट के मामले में जो था, इन्फोर्समेंट, ये बड़ा ही टाइट था। ठीक है, ये इसमें जो था, इसमें कोई भी वायलेशन अगर होता था ये क्रिमिनल ऑफेंस माना जाता था। ऑफेंस फेरा में, फेरा में, फेरा में अगर गलती से आपने वायलेशन कर लिया तो ये क्रिमिनल ऑफेंस था। जस्ट इसके उलट फेमा जो था, इसमें आपका अगर हो गया तो सिविल ऑफेंस इसको माना गया है, सिविल ऑफेंस। ठीक है, ये तीसरा है। चौथा जो मैटर था आपका फेरा और फेमा में, चौथा जो था, इसमें पेनल्टी जो थी, पेनल्टी, पेनल्टी, पेनल्टी जो थी फेरा में, फेरा में हार्श थी। एक मिनट फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स क्रैश कर गया सिस्टम। इसमें चौथा नंबर पे था मैं, यहाँ थोड़ा क्रैश कर गया था। इसमें क्रिमिनल ऑफेंस था, यहाँ पे सिविल ऑफेंस था इन्फोर्समेंट के मामले में। चौथे में जो है पेनाल्टी अगर होती थी तो इसमें हार्श पेनाल्टी होती थी। किसमें? फेरा में। ठीक है। फेमा में जो है लोअर पेनाल्टी होती थी, पेनाल्टी होती है। ठीक है। फेमा। नेक्स्ट जो हमारा है, मान लीजिए कि अगर रेसिडेंशियल स्टेटस, एक होता है रेसिडेंशियल डेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस तो इसमें क्या था, फेरा में रेसिडेंशियल तब मानते थे जब वो 6 मंथ स्टे किया हो। ठीक है। 6 मंथ स्टे इन इंडिया, तभी हम रेसिडेंट मानते हैं उसको फेरा में। और फेमा में क्या मानते थे? फेमा में क्या है, 182 दिन। ठीक। लास्ट जो है एक एक अप्रूवल आता है, उसके बाद अप्रूवल के बाद आईटी आता है। ठीक है। अप्रूवल में क्या है, इसमें प्रायर अप्रूवल जो था आरबीआई से चाहिए था फेरा में। किसमें? फेरा में। और फेमा में क्या है, एक्सटर्नल ऑपरेशंस के लिए फेमा में इसमें नॉट रिक्वायर्ड। किसके लिए अप्रूवल चाहिए था? एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए, एक्सटर्नल ऑपरेशन के लिए। ठीक है। लास्ट जो है आईटी, तो फेरा में क्या था, आईटी मतलब इनकम टैक्स का प्रोविजन था। ठीक है। डज नॉट, फेरा में आईटी प्रोविजन फेरा में नहीं है। ठीक है। आईटी प्रोविजन डज नॉट हैव, ठीक है, डज नॉट हैव इन फेरा। और फेमा में जो था इसमें इसको लाया गया। ठीक है। डज है। ठीक। तो दिस इज फेरा एंड फेमा। ठीक है। नाउ वी कम टू द important guidelines on basis on the Annexure 11(1) FERA and RBI guidelines on the export। ये ठीक है। वन नोट फ्रेंड्स। ठीक है। सॉरी फ्रेंड्स, क्रैश कर गया था, फिर से इसको ओपन करना पड़ रहा है। फेरा और फेमा में अंतर समझ में आ गया। अब आरबीआई गाइडलाइंस देखते हैं हम एक्सपोर्ट फिनांस। ठीक है। बुक्स की रीडिंग लाइन बाय लाइन देखेंगे। फ्रेंड्स एक बार बस सुनना है आपको वीडियो, बाकी काम हमारा है। ठीक है। शॉर्ट जो है, शॉर्ट वो बाद में मैं आपको बताऊंगा, फिलहाल आपको लॉन्ग में चलते हैं। ठीक है। तो रियलाइजेशन एंड रिपोर्टेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स कैसे? दो चीज है। इट इज ऑब्लिगेटरी ऑन द पार्ट ऑफ एक्सपोर्टर टू रियलाइज एंड रिपोर्टाइज फुल वैल्यू ऑफ गुड्स और सॉफ्टवेयर इन इंडिया विद इन द स्टिपुलेटेड पीरियड। ठीक है। आपको रियलाइज और रिपोर्टेट करना पड़ेगा। कैटेगरी ऑफ एक्सपोर्टर देखिएगा और टाइम फ्रेम क्या है। अगर कोई यूनिट एसईजेड में है, ठीक है, तो इसके लिए कोई टाइम फ्रेम फिक्स नहीं है। एसईजेड में, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में अगर कोई आपका यूनिट आता है तो उसके लिए कोई टाइम फ्रेम नहीं है। स्टेटस होल्डर कोई एक्सपोर्टर है तो 12 मंथ में आपको जो है रियलाइज करवाना है आपके। ठीक है। या रिपोर्टेट करना है फुल वैल्यू ऑफ गुड्स। ठीक। 100% ईओयू जो है सेटअप अंडर द इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स एंड बायोटेक्नोलॉजी पार्क्स, तो इनको भी 12 महीने के अंदर में आपको रियलाइज कराना है या रिपोर्टेट कराना है। गुड्स एक्सपोर्टेड टू वेयर हाउस एस्टेब्लिशमेंट आउटसाइड, अगर वेयर हाउस के एस्टेब्लिशमेंट्स के लिए अगर कोई गुड्स एक्सपोर्ट किया है तो एज सुन एज इट रियलाइज इन एनी केस विद इन 15 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ शिपमेंट। शिपमेंट से आपको 15 दिन के अंदर करना है। ठीक है। ऑल अदर केसेज ऑफ एक्सपोर्ट 12 मंथ। दिस इज द गाइडलाइंस। ठीक है।
फॉरेन करेंसी अकाउंट जो होती है इसमें क्या है, फॉरेन करेंसी अकाउंट के लिए देखिए, पार्टिसिपेंट इन द इंटरनेशनल एग्जीबिशन ट्रेड फेयर्स हैव बीन परमिटेड टू ओपन टेम्पररी फॉरेन अकाउंट्स abroad for credit of foreign exchange obtained by the sale of goods at the fair. Operate the account during the stay outside India. The balance in the account is required to be repatriated in India within 1 month from date of closure of exhibition. अगर एक फॉरेन करेंसी में अकाउंट अगर आप खोल रहे हैं कहीं बाहर में किसी फॉरेन कंट्रीज में फॉर द पर्पस ऑफ एग्जीबिशन आप लगा रहे हैं, ट्रेड फेयर लगा, जैसे यहाँ से कोई थाईलैंड गया, मलेशिया गया या अमेरिका गया, यूएस गया, वहाँ अपना ट्रेड फेयर लगा रहा है, तो वहाँ के करेंसी में एक अकाउंट चाहिए जहाँ से आपको पेमेंट जो है आप उसमें कलेक्ट कर सकें जो आपने सेल किया ट्रेड फेयर में, लेकिन वो पैसे आपको विद इन 1 मंथ इंडिया में रिपेट्रिएट होना है। एन इंडियन एंटिटी कैन ऑल्सो ओपन hold, maintain and foreign currency account with a bank outside India for normal business operation or its overseas branch. कोई इंडियन एंटिटी है वो बाहर में खोल सकती है, होल्ड कर सकती है, मेंटेन कर सकती है विथ ए बैंक आउटसाइड इंडिया, ठीक है, अगर अपना इंडियन बैंक है, फॉर ए नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ इट्स ओवरसीज ब्रांच। ए यूनिट लोकेटेड इन SEZ में कोई यूनिट है, मे ओपन, होल्ड और मेंटेन ए फॉरेन करेंसी अकाउंट विद बैंक इन इंडिया सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। दूसरा है पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बीइंग द प्रोजेक्ट सर्विस एक्सपोर्टर में ओपन, मान लीजिए कोई इंडिया का रहने वाला है तो बीइंग ए प्रोजेक्ट सर्विस एक्सपोर्टर में ओपन, होल्ड एंड मेंटेन फॉरेन करेंसी अकाउंट विथ बैंक आउटसाइड इन इंडिया, आउटसाइड और इन इंडिया सब्जेक्ट टू द स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस, स्टैंडर्ड टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से उसको हो सकता। डायमंड डॉलर अकाउंट जो है इसमें क्या है, फर्म कंपनी इंगेज इन परचेज सेल ऑफ रफ और कट और पॉलिश डायमंड्स, precious metal jewelry etc having the average annual turnover of 3 crore, 3 crore minimum turnover चाहिए, 3 crore during the preceding 3 license year, उसी के लिए है 3 साल का ये होना चाहिए, अकाउंट होना चाहिए और 3 करोड़ का टर्नओवर होना चाहिए, ठीक है। तो क्या है, परमिटेड टू ओपन ट्रांजैक्ट देयर बिजनेस थ्रू DDA अकाउंट, द नंबर ऑफ सच अकाउंट रेस्ट्रिक्टेड नॉट मोर देन 5 अकाउंट इन ए सिंगल एंटिटी, 5 से ज्यादा किसी भी एंटिटी का नहीं होगा। EFC अकाउंट जो होता है, एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट, एन इंडियन रेसिडेंट इन परमिटेड टू ओपन विद द बैंक एक्सचेंज अर्नर फॉरेन करेंसी अकाउंट फॉर क्रेडिट ऑफ हिज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन द एक्सटेंट ऑफ 100%। तो कोई भी इंडियन रेजिडेंट जो है वो चाहे तो ओपन कर सकता है, ओपन विथ बैंक एक्सचेंज अर्नर EFC अकाउंट, इसलिए फॉर क्रेडिट ऑफ हिज फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग्स टू एक्सटेंट ऑफ करेंसी 100%, ठीक है। EFC allowed in the form of non-interest bearing, EFC allowed in the form of non-interest bearing current account, no credit facility are permitted against the security held in account, ठीक है, इसके अगेंस्ट में कोई भी क्रेडिट नो मिलेगा, नो क्रेडिट। आप लिक्विडेट कर सकते हैं, जैसे हमने पूछा देखा था पिछले में कि EFC खाते में, RFC खाते में अगर कोई पैसा है तो बिल्स ओवर ड्यू हो रहा है तो आप उससे चाहें तो लिक्विडेट कर सकते हैं, ठीक है। EFC अकाउंट कैन बी ओपन एज ए ज्वाइंट अकाउंट विद द रेसिडेंट क्लोज रिलेटिव्स ऑन फॉर्मल सर्वाइवल बेसिस, ठीक है। EFC अकाउंट आपको खुलता है F4S के बेसिस पे, फॉर्मल सर्वाइवल के बेसिस पे। सच क्लोज रिलेटिव शैल नॉट बी एलिजिबल टू ऑपरेट द अकाउंट ड्यूरिंग लाइफ ऑफ ए रेसिडेंट होल्डर, 2011 से है ये, फॉर्मर एंड सर्वाइवर के बेसिस पर ही होता है। फॉर्मर का मतलब फॉर्मर अगर जिंदा है तो सर्वाइवर जो सेकंड वाला है अकाउंट को ऑपरेट नहीं कर सकता, ठीक है। ऑल कैटेगरी ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्नर फॉरेन एक्सचेंज आर अलाउड टू क्रेडिट देयर फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग इन EFC अकाउंट एज अंडर, ठीक है। Eligible to retain 100% of the balance in EFC account subject to condition that the net credit of the accrual in the account during the calendar month should be converted into rupee on or before last date of succeeding calendar। कहता है कि ये खाते में एलिजिबल हैं आप, ठीक है, एलिजिबल टू रिटेन 100% ऑफ द बैलेंस इन EFC अकाउंट्स सब्जेक्ट टू कंडीशन दैट द नेट क्रेडिट जो होगा of the accrual in the account during the calendar month should not be converted into rupee on and before last date of succeeding period, उसको रूपी में आप कन्वर्ट नहीं कर सकते। The EFC scheme is intended to enable exchange earner to save the conversion transaction cost while undertaking first transaction in future। EFC अकाउंट क्यों खुला था, ये था कि to enable the exchange earner to save on conversion or transaction cost while undertaking foreign transaction in future। This facility is not intended to enable
exchange under to maintain assets in foreign currency in India is still not fully convertible on capital। देखिए इंडिया का क्या है, fully convertible नहीं है, पार्शियल कन्वर्ट अपनी करेंसी है, पार्शियल कन्वर्टेबल। एलिजिबल क्रेडिट इन EFC अकाउंट इंक्लूड इनवर्ड रेमिटेंस। कौन कौन सा एलिजिबल क्रेडिट है? इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल अदर देन रिसीव्ड pursuant to any undertaking given to RBI or for which represent foreign currency loan raised in investment received from outside India or for those received meeting a specific obligation by account holder and payment received in foreign exchange by unit of domestic tariff area for supplying goods to unit in SCZ out of foreign currency। देखिए क्या है एलिजिबल क्रेडिट कौन कौन सा हो सकता है? इंक्लूड इनवर्ड रेमिटेंस थ्रू नॉर्मल बैंकिंग चैनल अदर देन रिसीव्ड परसेंट टू एनी अंडरटेकिंग गिवन टू आरबीआई, अगर कोई आरबीआई का अंडरटेकिंग किया हुआ उसको छोड़ के, और विच रिप्रेजेंट फॉरेन करेंसी लोन रेज्ड, अगर कोई फॉरेन करेंसी लोन आपने रेज किया है और इन्वेस्टमेंट रिसीव फ्रॉम आउटसाइड इंडिया है, ठीक है। और दो रिसीव फ्रॉम मीटिंग स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन, कोई मीटिंग स्पेसिफिक ऑब्लिगेशन है तो बाय द अकाउंट होल्डर एंड द पेमेंट रिसीव्ड इन फॉरेन एक्सचेंज बाय ए यूनिट ऑफ डोमेस्टिक टैरिफ एरिया फॉर सप्लाइंग गुड्स टू एससीजेड यूनिट्स, ठीक है। कहता है कि बैंक में परमिट देयर एक्सपोर्टर कंस्टिट्यूएंट टू एक्रिलेटेड लोन्स एडवांस टू ओवरसीज इंपोर्टर्स आउट ऑफ देयर ईएफसी बैलेंसेस विदाउट सेविंग। बैंक क्या है अपने एक्सपोर्टर को परमिट कर सके, एक्सपोर्टर कंस्टिट्यूएंट जो है उसको परमिट कर सकता है टू एक्सटेंड ट्रेड रिलेटेड लोन्स एडवांस टू ओवरसीज इंपोर्टर्स आउट ऑफ देयर ईएफसी बैलेंस विदाउट एनी सीलिंग, विदाउट एनी सीलिंग्स के। बैंक्स में परमिट एक्सपोर्टर टू रीपे पैकिंग क्रेडिट एडवांस, देखिए मैंने पहले कहा था वेदर अवेल्ड इन रूपी और फॉरेन करेंसी फ्रॉम द बैलेंस देयर ईएफसी, हम लोग पहले भी पढ़े थे। ईएफसी में कोई बैलेंस अगर पड़ा है तो उससे चाहे तो बैंक पे इस पीसीएफसी को एडजस्ट कर सकता है। अकाउंट एंड रूपी रिसोर्सेज ऑफ एक्सटेंड सेटिंग ऑफ ऑफिसर्स अब्रोड, ऑफिसर्स अब्रोड एंड एक्विजिशन ऑफ इमोल प्रॉपर्टी। अब मान लीजिए कि आप बाहर में ऑफिस लगा रहे हैं या ऑफिस खोल रहे हैं या एक्विजिशन कर रहे हैं इमोबल प्रॉपर्टी का, तो उस पर्पज के लिए क्या कर सकता है बैंक में परमिट रेमिटेंस टुवर्ड इनिशियल एक्सपेंसेस फॉर सेटिंग अप ऑफिस टू द एक्सटेंट ऑफ 50% ऑफ एवरेज एनुअल सेल्स इनकम और टर्नओवर ड्यूरिंग द लास्ट 2 फाइनेंशियल ईयर्स और अप टू 25% ऑफ नेटवर्थ विच एवर इज हायर। इसमें क्या कर सकता है लास्ट 2 ईयर्स का जो सेल्स है उसका 15% या नेटवर्थ का 25% आपको परमिट कर सकता है इसके लिए, ठीक है। For recurring expenses, remittance up to 10% of the average annual sales income or turnover during the last 2 financial years is permitted for normal business operation of the office, branch or representative office outside India subject to term and conditions। देखिए रेकरिंग एक्सपेंसेस जो होगा ये इनिशियल एक्सपेंसेस के लिए क्या था 15% ऑफ सेल्स लास्ट 2 ईयर्स 25% ऑफ नेटवर्थ विच एवर इज हायर, ठीक है। और रेकरिंग एक्सपेंसेस के लिए क्या है सेल्स का 10% आपको सेल्स का देना है, ठीक है। परमिटेड फॉर नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन ऑफ द ऑफिस, ब्रांच और रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस आउटसाइड द इंडिया सब्जेक्ट टू टर्म एंड कंडीशन। Remittance within the above limit for initial and recurring expenses can be permitted to acquire immovable property outside India for its business residential purpose for its staff। देखिए रेमिटेंस विद इन द above limit for initial and recurring expenses can be permitted to acquire immovable property। इसी रेंज में आपको जो है बैंक चाहे तो परमिट कर सकता है किसके लिए फॉर परचेज या एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी आउटसाइड इंडिया फॉर इट्स ब्रांच, कंपनी की ब्रांच के लिए, ठीक है। एंड फॉर रेसिडेंशियल पर्पस ऑफ इट्स स्टाफ। द ओवरसीज ऑफिस ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर, द ओवरसीज ऑफिस ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर ओवरसीज ऑफिस ब्रांच ऑफ सॉफ्टवेयर, कोई सॉफ्टवेयर एक्सपोर्टर कंपनी है फर्म में रिपेट्रिएट इंडिया 100% ऑफ कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ऑफ ईच ऑफसाइड कॉन्ट्रैक्ट, 100% कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू का यहाँ पे रिपेट्रिएट कर सकता है। सेकंड है हमारा एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट।
एक्सपोर्ट के अगेंस्ट में एडवांस पेमेंट, जैसे हम लोग मंगाने के लिए देते हैं ना पेमेंट, फॉर एडवांस पेमेंट अगेंस्ट एक्सपोर्ट रिसीव्ड द एक्सपोर्टर इज सपोज टू एक्सपेक्ट शिपमेंट ऑफ गुड्स विद इन 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीट ऑफ एडवांस। कोई एडवांस उसको मिला किसी वस्तु का एक्सपोर्ट करने के लिए, किसी आइटम का एक्सपोर्ट, गुड्स का एक्सपोर्ट करने के लिए, तो ये माना जाता है कि वो एक्सपोर्टर जो है 12 मंथ में उसको एक्सपोर्ट कर देगा। द रेट ऑफ इंटरेस्ट इफ एनी पेबल ऑन एडवांस शुड नॉट बी एक्सेड LIBOR +1 लंडन इंटरबैंक ऑफर रेट +100 bps एडवांस अगेंस्ट एक्सपोर्ट गुड। In case of exporter inability to make the shipment partially or fully within 1 year from the date of receipt or advance payment, no remittance to a refund of unutilized portion of advance payment towards payment of interest shall be made after the expiry of said 1 year without prior approval to RBI। बिना प्रायर, अगर वो 12 महीने में नहीं कर पाता तो बिना RBI के परमिशन के उसका यूटिलाइजेशन नहीं कर सकता। In case of export order provides for shipment of goods extending beyond 1 year from the date of receipt of advance payment, prior approval RBI is required to be obtained by the exporter। देखिए, अगर कहता है इन केस ऑफ एक्सपोर्टर एक्सपोर्ट ऑर्डर प्रोवाइड फॉर शिपमेंट ऑफ गुड्स एक्सटेंडिंग बियॉन्ड 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा होता है फ्रॉम डेट ऑफ रिसीट और एडवांस पेमेंट, तो उसमें केस में आरबीआई का प्रायर अप्रूवल की जरूरत होती है, किसके द्वारा, एक्सपोर्टर के द्वारा। रिफंड may be made by the bank by utilizing the balance available in EFC account where the advance payment is credited and purchase of foreign exchange from the bank। रिफंड जो होगा EFC अकाउंट में अवेलेबल बैलेंस के से ही वापस किया जाएगा जो पहले क्रेडिट हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। नेक्स्ट है कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट। कंसाइनमेंट एक्सपोर्ट क्या है? वाइल फॉरवर्डिंग शिपिंग डॉक्यूमेंट, ठीक है, टू ओवरसीज ब्रांच corresponding in respect of export of goods on consignment basis। कंसाइनमेंट बेसिस पर जो एक्सपोर्ट गुड्स का एक्सपोर्ट होता है और उसके जो डॉक्यूमेंट्स जो है फॉरवर्ड किए जाते हैं ओवरसीज ब्रांचेस को, दे मे डायरेक्टेड टू डिलीवर द डॉक्यूमेंट अगेंस्ट द ट्रस्ट रिसीट undertaking to deliver the sale proceeds by the specified date within the period prescribed by realization of sale proceeds of the export। The agent consignee may deduct from the sale proceeds of the goods expenses normally incurred towards the receipt। कहता है कि द एजेंट होगा या जो कंसाइनी होगा वो डिडक्ट कर लेगा, मैं डिडक्ट फ्रॉम सेल प्रोसीड्स ऑफ द गुड्स एक्सपेंसेज नॉर्मली incurred toward the receipts, storage, sale of goods such as लैंडिंग चार्जेस, वेयरहाउस रेंट, हैंडलिंग चार्जेस etc एंड रेमिट द नेट प्रोसीड टू द एक्सपोर्टर। वो क्या करेगा, एजेंट या कंसाइनर जो होगा या कंसाइनी जो होगा वो क्या करेगा, इन सब के चार्ज डेबिट करने के बाद जो प्रोसीड्स बच जाएंगे वो क्या करेगा, एक्सपोर्टर को दे देगा। नेक्स्ट है ओपनिंग और हायरिंग ओवर हाउस वेयर हाउसेज अब्रोड। इस केसेस में क्या है कि बैंक में ग्रांट परमिशन टू एक्सपोर्टर फॉर ऑब्टेनिंग ओपनिंग hiring warehouse abroad subject to compliance of certain conditions including the applicant export outstanding does not export 5% of export made during the previous year, minimum export turnover of USD 0.10 million डॉलर, ठीक है, etc, ठीक है। इसमें कहता है कि बैंक चाहे तो परमिट कर सकता है बैंक में ग्रांट परमिशन टू एक्सपोर्टर फॉर ओपनिंग, वहाँ वेयर हाउस खोलने के लिए या हायर करने के लिए अब्रोड सब्जेक्ट टू कंप्लायंस, की उसका जो एक्सपोर्ट का जो ये है आउटस्टैंडिंग है, एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग जो है वो 5% से ज़्यादा नहीं हो, पिछले साल जो उसने प्रीवियस ईयर में लास्ट किया 5% ऑफ लास्ट ईयर एक्सपोर्ट पे, ठीक है। और या प्रीवियस ईयर मिनिमम एक्सपोर्ट टर्नओवर 0.10 मिलियन डॉलर होना चाहिए, ठीक। परमिशन में बी ग्रांटेड इनिशियली फॉर ए पीरियड ऑफ 1 ईयर एंड सेम में बी एक्सटेंडेड टू सब्जेक्ट टू कंप्लायंस एंड कंडीशन सेट देयर अगेंस्ट। तो मिनिमम जो इसको जो है मैक्स स्टार्टिंग में 12 मंथ का परमिशन मिलेगा। अगर डायरेक्ट डिस्पैच ऑफ डॉक्यूमेंट हो जाता है बाय द एक्सपोर्टर, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा, बैंक में डिस्पैच शिपिंग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू द कंसाइनी or their agent resident in the country of final destination of goods in cases where advance payment or irrevocable letter credits had been received for full value of export and exporter being regular customer
हैविंग सेटिस्फैक्ट्री बिजनेस डीलिंग विद द बैंक। तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक डायरेक्ट डिस्पैच कर सकता है। बैंक में डिस्पैच शिपिंग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू द कंसाइनी, जो कंसाइनी है और देयर एजेंट, या उसका जो एजेंट है रेसिडेंट कंट्री का, ऑफ द फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स, जहाँ पे उसको जाना है। मतलब हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट हो रहा है, बाहर में इंपोर्टर होगा, ठीक है। तो फाइनल डेस्टिनेशन इंपोर्टर का कंट्री का होगा, तो वहाँ क्या करेगा, बैंक में डिस्पैच शिपिंग डॉक्यूमेंट डायरेक्ट टू द कंसाइनी और देयर एजेंट रेसिडेंट इन द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स इन केसेस वेयर एडवांस पेमेंट ऑफ, जहाँ पे एडवांस पेमेंट मिल गया है या इररिवोकेबल एलसी मिल गया है, हैज बीन रिसीव्ड फुल वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट एंड एक्सपोर्टर बीइंग रेगुलर कस्टमर हैविंग सेटिस्फैक्टरी बिजनेस डीलिंग विद द बैंक, ठीक है। बैंक में आल्सो परमिट स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर and unit in SAG to dispatch the export document to the consignee outside India, subject to condition that the export proceeds are repatriated through the AD banks named in the GR form, and duplicate copy of GR form to be submitted by bank for monitoring purpose by the exporter within 21 days date of shipment of export, ठीक है। डेट ऑफ शिपमेंट के जो है 21 डेज के भीतर क्या है, बैंक चाहे तो परमिट कर सकता है, जो स्टेटस होल्डर है, एक्सपोर्ट स्टेटस होल्डर या कोई यूनिट है सीजेड में, तो वो एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट को कंसाइनी को भेज सकते हैं। कंडीशन ये रहेगा कि कंडीशन दैट द एक्सपोर्ट प्रोसीड, जो भी एक्सपोर्ट प्रोसीड होगा वो रिपेट्रिएट किया जाएगा थ्रू द एडी बैंक्स, ठीक है, नेम्ड इन जीआर फॉर्म। जीआर फॉर्म है, गवर्नमेंट का फॉर्म होता है जीआर फॉर्म, एंड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ जीआर फॉर्म जो है बैंक में मॉनिटरिंग पर्पस के लिए 21 डेज के भीतर सबमिट कर दिया जाएगा। बैंक में रेगुलाइज केसेस ऑफ डिस्पैच ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट बाय द एक्सपोर्टर डायरेक्ट टू कंसाइनी और हिज एजेंट रेजिडेंट इन द कंट्री ऑफ फाइनल डेस्टिनेशन ऑफ गुड्स अप टू $1 मिलियन, ठीक है। देखिए बैंक में रेगुलाइज केसेस, बैंक चाहे तो रेगुलाइज कर सकता है, रेगुलाइज केसेस ऑफ डिस्पैच ऑफ शिपिंग डॉक्यूमेंट बाय द एक्सपोर्टर डायरेक्ट टू कंसाइनी, कंसाइनी को और हिज एजेंट रेसिडेंट इन द कंट्री फॉर फाइनल डेस्टिनेशन $1 मिलियन तक का और इट्स इक्विवेलेंट फॉर एक्सपोर्ट शिपमेंट प्रोवाइडेड एक्सपोर्ट प्रोसीड्स हैव बीन रियलाइज्ड इन फुल। ये होना चाहिए कि अगर एक्सपोर्ट प्रोसीड्स जो है फुल रियलाइज हो गया है तो बैंक $1 मिलियन तक के, $1 मिलियन USD तक का जो ये है रेगुलराइज कर सकता है उसको, ठीक है। द एक्सपोर्टर इज रेगुलर कस्टमर ऑफ द बैंक फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 6 मंथ। द अकाउंट इज फुली कंप्लायंट विद द KYC AML गाइडलाइंस। अकाउंट क्या KYC AML गाइडलाइंस का पूर्णतया पालन करता हो। इन द केस ऑफ डाउट, अगर मान लीजिए डाउट हो गया तो बैंक में कंसीडर फाइलिंग सस्पिशियस ट्रांजेक्शन STR रिपोर्ट फाइल करेगा विथ FIU IND फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट इन इंडिया। देखिए शॉर्ट शिपमेंट अगर है एंड शट आउट शिपमेंट है, शॉर्ट शिपमेंट एंड शट आउट शिपमेंट, ठीक है। शॉर्ट शिपमेंट एंड शट आउट शिपमेंट, इसमें क्या है, short shipment in respect of shipment covered in GR form already filled with the customs. Exporter is required to give notice to customer about the same, and in case of any delay in obtaining the certificate, short shipment from the customer and undertaking required to be furnished to bank. अगर शॉर्ट शिपमेंट होता है तो कस्टम्स को जो है ना फाइल करना है, कस्टम के पास जो है नोटिस देना है और उससे जो है सर्टिफिकेट लेना है, ठीक है। इन केस ऑफ शिपमेंट इज इंटायरली शट आउट एंड देयर इज डिले इन रिसीव, मान लीजिए कि अगर सिस्टम शिपमेंट जो है पूरा ही बंद हो गया एंड देयर इज डिले इन रिसीव करने में दिक्कत हो रही है, डिले हो रहा है, तो द एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस टू डुप्लीकेट टू कस्टम एंड फॉरवर्ड डुप्लीकेट कॉपी ऑफ टू RBI and forward duplicate copy to RBI together with the unused duplicate copy of GR form। मान लीजिए ऐसे केसेज में जहाँ शिपमेंट इज इंटायरली शट आउट हो गया है एंड देयर इज डिले इन रिसीव, तो इसे दोबारा भेजने में दिक्कत हो रही है, तो एक्सपोर्टर इज रिक्वायर्ड टू गिव नोटिस इन डुप्लीकेट टू कस्टम, कस्टम को नोटिस देना है डुप्लीकेट में एंड डुप्लीकेट कॉपी जो है वो RBI को देना है अनयूज्ड GR फॉर्म के साथ, GR फॉर्म के साथ, ठीक है। काउंटर ट्रेड एग्रीमेंट होता है नेक्स्ट। काउंटर ट्रेड इन्वॉल्व्स एडजस्टमेंट ऑफ वैल्यू गुड्स इंपोर्टेड टू इंडिया अगेंस्ट वैल्यू ऑफ गुड्स एक्सपोर्टेड टू इंडिया। काउंटर ट्रेड यही हो गया, जैसे बार्टर टाइप कह सकते हैं, रसिया से हम तेल मंगाते हैं, बदले में उसको जो है ना आइटम सामान दे देते हैं, ठीक है।
इन टर्म्स ऑफ अरेंजमेंट अभी जो चल रहा था बीच में, और अभी भी चल ही रहा है, रसिया की लड़ाई जब से यूक्रेन से चल रही है तब से तो यही हो रहा है, इंडिया को फायदा हो रहा है हमेशा, ठीक है। Value of goods in terms of arrangement voluntary entered between the Indian party and overseas party through the escrow account opened in India. Escrow account के through. So all import and export under the arrangement should be international prices in conformity with the FTP and FEMA and rules and regulation maintained there. तो जितने भी imports and exports हैं अरेंजमेंट जो होंगे शुड बी इंटरनेशनल प्राइसेस। इंटरनेशनल प्राइसेस के होंगे विद द एफटीपी फॉरेन टास्क फोर्स एंड फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से। नो इंटरेस्ट विल बी पेबल ऑन बैलेंस स्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ एस्क्रो अकाउंट बट द फंड्स टेम्परली रेंडर्ड सरप्लस मे हेल्ड इन द शॉर्ट टर्म डिपॉजिट अप टू द टोटल पीरियड ऑफ 3 months इन ए ईयर इन ए ब्लॉक ऑफ 12 month एंड द बैंक में पे इंटरेस्ट एप्लीकेबल। कहता है कि कोई इंटरेस्ट जो है आउटस्टैंडिंग पर जो है टू द बैलेंस आउटस्टैंडिंग इन द क्रेडिट ऑफ द एस्क्रो अकाउंट पर नहीं मिलेगा इंटरेस्ट, बट फंड्स टेम्परली रेंडर्ड सरप्लस, अगर सरप्लस हो जाता है तो उसको शॉर्ट टर्म डिपॉजिट्स के लिए रखा जा सकता है 4 स्पेल में। टोटल 12 मंथ हो गए तो 3 मंथ का स्पेल जो है आप रख सकते हैं 4 टाइम्स। नो फंड बेस्ड और नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी टू बी परमिटेड अगेंस्ट द बैलेंस मिक्स। एस्क्रो अकाउंट्स के अगेंस्ट में कोई भी फंड बेस्ड फैसिलिटी या नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी नहीं होगा। Application for permission of opening escrow account may be made by the overseas exporter organization through his their bank to the regional office concerned of the Reserve Bank। देखिए application for permission of opening escrow account खोलने के लिए जो है made by the overseas exporter organization through his their bank to the regional office concerned of the Reserve Bank, ठीक है। application देना पड़ेगा, ठीक। नेक्स्ट जो है हमारा एक्सपोर्ट गुड ऑन लीज या हायर। कोई गुड्स को जो है लीज पर या हायर पर दे रहे हैं, आप एक्सपोर्ट कर रहे हैं, तो हायर अप्रूवल इज आरबीआई इज रिक्वायर्ड फॉर एक्सपोर्ट ऑफ मशीनरी इक्विपमेंट ऑन लीज हायर बेसिस अंडर एग्रीमेंट विद द ओवरसीज लीजी अगेंस्ट कलेक्शन ऑफ लीज रेंटल हायरिंग चार्जेस एंड अल्टीमेट रिपोर्ट्स, ठीक है। वो क्या होगा जब आप हायर पर देंगे या लीज पर देंगे तो एक दिन के बाद उसको फिर से आपको री इम्पोर्ट करना पड़ेगा। तो री इम्पोर्ट करना पड़ेगा तो इसके लिए आपको आरबीआई का परमिशन लेना पड़ेगा, ठीक। एक्सपोर्ट्स ऑफ गुड्स बाय एसीजेड, स्पेशल इकोनॉमिक जोन में जो है से जो गुड्स का एक्सपोर्ट होगा। यूनिट इन एसीजेड आर परमिटेड टू अंडरटेक जॉब वर्क अब्रोड एंड एक्सपोर्ट गुड्स फ्रॉम country itself subject to the condition that processing manufacturing charges are suitably loaded in the export price and are borne by ultimate buyer and exporter has made satisfactory arrangement with the for realization of full export proceeds subject to usual GR procedures, ठीक है। जो भी एसीजेड में यूनिट्स है उसको परमिटेड है कि वो कोई भी जॉब वर्क अगर लेता है या एक्सपोर्ट करता है गुड्स का आउटसाइड कंट्री तो उसमें जो प्रोसेसिंग और मैन्युफैक्चरिंग चार्जेज जो एक्सपोर्ट प्राइस में ऐड करेगा, ठीक है, ताकि वो बॉर्वर उसको बॉन्ड करे और जो भी उसका जो है रियलाइजेशन होगा फुल एक्सपोर्ट वैल्यू का जो है एज पर यूजुअल जीआर टर्म एंड कंडीशंस के हिसाब से होगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एंड सर्विस एक्सपोर्ट। प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट एंड सर्विस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो इसमें कहता है एक्सपोर्ट ऑफ इंजीनियरिंग गुड्स एंड डेफर्ड पेमेंट टर्म्स and execution of turnkey project and civil construction works contracts abroad are collectively referred as projects। देखिए प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट सबसे पहले किसको कहते हैं? प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट ये जो होता है कोई भी जो है इंजीनियरिंग गुड्स का आप डेफर्ड पेमेंट के बेसिस पर आप कोई एक्सक्यूशन कर रहे हैं किसी टर्नकी प्रोजेक्ट का, टर्नकी प्रोजेक्ट या सिविल कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो इसी को आपको प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट कहते हैं। टर्नकी प्रोजेक्ट किसे कहते हैं फ्रेंड्स? इसका मतलब है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो है ऑलरेडी कंप्लीटेड है, तैयार शुदा है लगभग
ठीक है। इसमें क्या होता है, सिर्फ जो ऑनर है उसको वेट करना पड़ता है ठेकेदार द्वारा काम पूरा करने के लिए। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई खरीदार है, उसने भवन, ठेकेदार को भवन या सुविधा डिजाइन को लेकर निर्माण की जिम्मेदारी दी गई है, तो बस उसको कॉन्ट्रैक्टर को, सॉरी ऑनर, मालिक को इंतजार करना पड़ता है कि कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको बस तुरंत रेडी कर दे। In order to provide greater flexibility to the project exporter and exporter of services in conducting their overseas transactions, certain guidelines in Memorandum of Instruction on Project and Service Export have been modified. देखिए, in order to provide greater flexibility, अच्छी greater flexibility देने के लिए to project exporter and exporter of services in conducting their overseas transaction, अगर कोई export प्रोजेक्ट एक्सपोर्टर या एक्सपोर्टर सर्विस जो है ओवरसीज ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी देने के लिए कुछ गाइडलाइंस जो है मेमोरेंडम इंस्ट्रक्शन को मॉडिफाई किया गया। प्रोजेक्ट सर्विसेज एक्सपोर्टर हैव आल्सो बीन एक्सटेंडेड फैसिलिटी ऑफ डिप्लॉयमेंट ऑफ टेम्पररी कैश बैलेंस एज सेट आउट देयर हियर अंडर। ठीक है, सबसे पहला है इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर ऑफ मशीनरी। एक प्रोजेक्ट से दूसरे प्रोजेक्ट में मशीनरी का ट्रांसफर। एक्सपोर्टर आर परमिटेड टू यूज द मशीनरी इक्विपमेंट फॉर परफॉर्मिंग एनी अदर कॉन्ट्रैक्ट सिक्योर्ड बाय देम इन एनी कंट्री सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ स्पॉन्सरिंग बैंक, एग्जिम बैंक या वर्किंग ग्रुप। एग्जिम बैंक या स्पॉन्सर बैंक या वर्किंग ग्रुप अगर सेटिस्फाई हो सकता है तो जो मशीनरी वो एक प्रोजेक्ट के लिए यूज कर रहा है उसको दूसरे प्रोजेक्ट के लिए लेके जा सकता है उसी कंट्री में। इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफर, ये तो इंटर प्रोजेक्ट फंड कैसे ट्रांसफर होगा? बैंक, एग्जिम बैंक, वर्किंग ग्रुप में परमिट एक्सपोर्टर टू ओपन, मेंटेन एंड ऑपरेट वन और मोर फॉरेन करेंसी अकाउंट्स इन करेंसीज ऑफ देयर चॉइस विथ इंटर प्रोजेक्ट ट्रांसफरेटरी ऑफ फंड्स इन एनी करेंसी और कंट्री। ठीक है, एक्सपोर्टर को बैंक, एग्जिम बैंक, वर्किंग ग्रुप जो है परमिट कर सकता है नंबर ऑफ अकाउंट्स खोलने के लिए, इसलिए कि फॉरेन करेंसी जो ट्रांस है उसका एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफरेटरी हो सके। डिप्लॉयमेंट ऑफ टेम्पररी कैश सरप्लस। Project services exporter may deploy their temporary cash surplus generated outside in India in permissible approved instrument products subject to monitoring by the bank, Exim Bank working group. They should however repatriate the profit on site contract after completion। देखिए, सब में यही है कि कंप्लीशन के बाद आपको जो भी आपका रियलाइजेशन है वो आपके इसमें फुल वैल्यू का आ जाना चाहिए। ठीक है, एक्सपोर्ट ऑफ करेंसी, अगर आप करेंसी का एक्सपोर्ट कर रहे हैं, export of Indian currency of value exceeding 7,500 except to the extent permitted under the general permission granted under regulation will require prior permission। 7,500 से ज़्यादा आप लेके जा रहे हैं तो आपको लेके जाना होगा। देखिए, फोरफिटिंग, नेक्स्ट हमारा आता है इंपॉर्टेंट फोरफिटिंग। फोरफिटिंग दो चीज होता है फ्रेंड्स एक्सपोर्ट में, फैक्टरिंग, फैक्टर एंड फोरफिटिंग। फोरफिटिंग, ठीक है, फैक्टरिंग और फोरफिटिंग दोनों में एक ही अंतर है। फैक्ट्री में क्या होता है कि जो लायबिलिटी होती है वो क्या होती है, वो ऑलरेडी जो है रिटेन रहती है किसके पास, बैंक के पास। ठीक है, फॉरफिटिंग में क्या होता है कि सारी लायबिलिटी जो है फॉरफिटर अपने से पास ले लेता है। ठीक है, उसमें उसकी कोई लायबिलिटी नहीं रह जाती है बैंक की। तो एक्जिम बैंक या बैंक है परमिटेड टू अंडरटेक फॉरफिटिंग फॉर फाइनेंसिंग द एक्सपोर्ट रिसीवर्स। एक्जिम बैंक या रिजर्व बैंक जो है उसको परमिट किया गया है कि वो फॉरफिटर का काम कर सके, दोनों के पर्पस में फाइनेंसिंग ही है ये। फॉरफिटिंग जो है, फॉरफिटर जो है 90 डेज के बिल्स के लिए है फॉर फैक्टरिंग, और फॉरफिटिंग जो है 90 डेज से ज्यादा के लिए है। ठीक है, बिल्स के लिए है। ठीक है, फैक्टरिंग के केस में क्या है, लायबिलिटी जो है उसकी रह जाती है एक्सपोर्टर्स की। ठीक है, और इस केस में क्या है, एक्सपोर्टर्स जो है फॉरफिटर के केस में, फॉरफिटिंग के केस में अपनी जो राइट्स है वो सेल कर देता है। इसमें राइट्स का सेल नहीं होता है, इसमें राइट्स एक्सपोर्टर के पास ही रहता है, बट इसमें राइट्स जो है वो सेल हो जाता है। ठीक है, तो यही दोनों में फर्क है। एक्सपोर्टर बाय नेबरिंग कंट्री रोड, रेल एंड रिवर। द प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट ऑफ नेबरिंग कंट्री बाय रोड, रेल एंड रिवर इन्वॉल्व्स द प्रोडक्शन ऑफ ए फॉर्म एक्सपोर्ट presented by the exporter to the custom at the border through which vessel or vehicle has been passed before
क्रॉसिंग ओवर द फॉरेन टेरिटरी। देखिए इसमें क्या कहता है, एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्री बाई रोड, रेल एंड रिवर। रोड से, रेल से या रिवर से। तो इसमें कहता है प्रोसीजर फॉर एक्सपोर्ट टू नेबरिंग कंट्री बाई रोड, रेल, रिवर इन्वॉल्व प्रोडक्शन ऑफ फॉर्म एक्सपोर्ट बाई द एक्सपोर्टर टू द कस्टम एट द बॉर्डर। कस्टम पे ये करता है, प्रोडक्शन करता है एक्सपोर्ट का, विच इज द वेसल और व्हीकल हैज टू पास बिफोर द क्रॉसिंग। फॉर एक्सपोर्ट बाय द रेल, अगर रेल से एक्सपोर्ट करते हैं तो कस्टम स्टाफ इज पोस्टेड अवेलेबल इन द सर्टेन रेलवे स्टेशन टू द कलेक्ट द GRSTF फॉर्म्स। जैसे अपना वाघा सीमा है, अटारी है, अटारी में तो नहीं है, वाघा है, वाघा बॉर्डर है जहाँ से रेलवे आपका ये होता है, अटारी भी है, ठीक है, अटारी भी है, और बांग्लादेश के लिए भी बॉर्डर है, वहाँ भी जो है कस्टम्स के, रेलवे पर कस्टम्स के पोस्ट होते हैं या कस्टम ऑफिस होता है, जहाँ पे क्या करता है वो कलेक्शन करता है GRSTF फॉर्म्स का। फॉर गुड्स लोडेड एट दीज स्टेशन सो दैट द गुड्स में मूव स्ट्रेट ऑन टू द फॉरेन कंट्री विदाउट फर्दर फॉर्मेलिटी एट द बॉर्डर। For goods loaded at the station other than the designated stations, exporter must arrange to present GRSTF forms to the custom officer at the border land custom station where custom formality are committed। मान लीजिए डेजिग्नेटेड, अगर जैसे आपको दिल्ली से दिया हुआ गुड्स लोड करना था, बट दिल्ली से आपने लोड ना करके कानपुर से लोड कर दिया और दोनों जाना है ढाका, तो यहाँ से दिया आपने GR पहले से लिया था, GRSTF लिया था। अभी क्या है, जब आप जाएंगे तो बीच में कोई एक स्टेशन है जहाँ पे आपको बॉर्डर क्रॉस करके वो ट्रेन बांग्लादेश में जाएगी, ढाका में जाएगी, तो यहाँ पे जो कस्टम वाले होंगे यहाँ तक का है तो वो GRSTF तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर आपने चेंज कर लिया, यहाँ से सामान लोड करके ढाका भेज दिया, तो आपको GR फॉर्म, SDF फॉर्म उस ढंग से अरेंज करके आपको कस्टम को फॉर्मेलिटी के लिए देना पड़ेगा। म्यांमार से कोई बॉर्डर ट्रेड कर रहे हैं आप, तो ट्रेड विथ म्यांमार कैन बी कैरिड आउट either on border trade arrangement or in freely convertible currency as per the agreement of border trade between the Indian and Myanmar। म्यांमार के साथ अगर कोई ट्रेड आपका हो रहा है तो आप चाहें तो जो है जो बॉर्डर ट्रेड अरेंजमेंट है उसके हिसाब से कर सकते हैं या फ्रीली कन्वर्टेबल करेंसी में कर सकते हैं। ऑपरेशनल गाइडलाइंस क्या है इस केसेस में, डिटेल प्रोसीजर फॉर डिस्पोजल ऑफ एक्सपोर्ट डिक्लेरेशन फॉर्म्स विद GR फॉर्म्स, SDFs, PP forms and Softex forms along with the checklist for scrutiny of forms are given to the RBI master circular। ये मास्टर सर्कुलर में दिया हुआ, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑफ एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट बाय द एक्सपोर्टर आफ्टर प्रिस्क्राइब पीरियड ऑफ 21 डेज। 21 डेज के भीतर में जो है एक्सपोर्टर को एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट प्रेजेंट कर देने हैं। फ्रॉम डेट ऑफ एक्सपोर्ट बैंक कैन हैंडल देम विदाउट प्रायर अप्रूवल RBI प्रोवाइडेड दे आर सेटिस्फाइड विद द रीजन ऑफ डिले, ठीक है। अदर गाइडलाइंस क्या है, बैंक नीड नॉट रिटर्न द डुप्लीकेट कॉपी ऑफ GR forms and shipping document once submitted for negotiation collection by exporter except the rectification of error and submissions। बैंक को जो है डुप्लीकेट कॉपी वापस नहीं करना है एक्सपोर्टर को, ठीक है, ये निगोशिएशन के लिए ही जब एक बार सबमिट हो गया तो सिर्फ इसमें करेक्शंस हो सकता है, रीसबमिशन हो सकता है, रेक्टिफिकेशन हो सकता है। बैंक में डिलीवर वन निगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग टू द मास्टर ऑफ द कैरिंग वेसल एंड ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव for export to certain landlocked country if the shipment is covered by irrevocable letter of credit and the document conform strictly the terms of letter of credit which inter alia provide the such delivery, ठीक है। तो बैंक क्या कर सकता है, बैंक डिलीवर करेगा, मैं डिलीवर वन नेगोशिएबल कॉपी ऑफ बिल ऑफ लैडिंग, लदान की कॉपी ऑफ द मास्टर ऑफ कैरिंग वेसल जिससे जा रहा है, और ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव फॉर एक्सपोर्ट टू सर्टेन लैंडलॉक कंट्री, जैसे लैंडलॉक कंट्री के द्वारा if the shipment is covered by irrevocable letter of credit, ठीक है। बैंक का रिक्वायर्ड टू मेंटेन एक्सपोर्ट बिल रजिस्टर, बैंक को जो है एक्सपोर्ट बिल रजिस्टर मेंटेन करना है इन फिजिकल और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म विद द डिटेल ऑफ GR, STF, PP, सॉफ्टेक्स, फॉर्म नंबर, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, द फोर्टनाइटली पीरियड ऑफ आर सप्लीमेंट्री रिटर्न विथ विच ENC स्टेटमेंट कवरिंग ट्रांजेक्शन सेंड टू RBI, ठीक है। बैंक आर सपोज टू क्लोजली मॉनिटर द रियलाइजेशन ऑफ बिल्स and in case where bills remain outstanding beyond due date for payment 12 month, 12 मंथ से ज़्यादा के लिए अगर ओवर ड्यू हो जाता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट, तो मैटर शुड बी प्रॉम्प्टली टेकअप विद द कंसर्न एक्सपोर्टर, एक्सपोर्टर के साथ टेकअप करना है। इन केस ऑफ फेलियर ऑफ डिलीवर द प्रोसीड्स ऑफ 12 मंथ फॉर 6 एक्सटेंडेड ऑफ टाइम बियॉन्ड 12 मंथ द मैटर रिक्वायर्ड टू रिपोर्टेड टू RBI। 12 महीना से ज़्यादा अगर उसको होता है डिले उसको, तो RBI को उसको रिपोर्ट करना है। Bank are required to follow up export outstanding with exporter systematically and vigorously so that action against defaulting exporters does not get delayed।
Any laxity in follow-up the realization of export proceeds by the bank will be viewed seriously by the Reserve Bank of India, leading to invocation of penal provision under FEMA 93. कहता है कि बैंक आर रिक्वायर्ड टू फॉलो अप एक्सपोर्ट आउटस्टैंडिंग विथ एक्सपोर्टर्स सिस्टमेटिकली एंड विगरसली सो दैट एक्शन अगेंस्ट डिफॉल्टिंग जो डिफॉल्टिंग एक्सपोर्टर है उसके अगेंस्ट में एक्शन बैंक विल व्यू इट सीरियसली एंड रिजर्व बैंक क्या करेगा पेनल प्रोविजन लगाएगा RBI prior approval is not required if goods have been shipped. They are to be transferred to buyer other than original buyer in the event of default by the latter provided reduction of value if any involved does not exceed 25% of the invoice value and realization of export proceeds is not delayed beyond the period of 12 month. देखिए 12 महीना से डिले अगर नहीं हो रहा एक्सपोर्ट प्रोसीड्स और आप दूसरे किसी को जो है गुड्स का डाइवर्जन कर रहे हैं ठीक है और उसका जो वैल्यू है 25% एक्साइड इनवॉइस वैल्यू का नहीं है तो आपको आरबीआई से परमिशन की जरूरत नहीं है ठीक है ऑल एक्सपोर्टर अदर देन स्टेटस होल्डर एक्सपोर्टर हैव बीन अलाउड टू राइट ऑफ outstanding export dues and extend prescribed period of realization beyond 12 months for further period applicable provided the aggregate value of such export will return of bill extended realization 10% of export proceed during the financial year and such bills are not induced 10% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स नेक्स्ट कहता है आरबीआई परमिटेड द बैंक टू एक्सटेंड द पीरियड ऑफ रियलाइजेशन ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड बियॉन्ड आरबीआई ने बैंकों को परमिट कर रखा है कि वो चाहे तो रियलाइज एक्सपोर्ट बिल के रियलाइजेशन जो है 12 महीने से ज़्यादा के लिए अलाउ कर सकता है फ्रॉम द डेट ऑफ एक्सपोर्ट टू द 6 मंथ एंड द टाइम रिस्पेक्टिव टू द इनवॉइस वैल्यू ऑफ एक्सपोर्ट सब्जेक्ट टू कंप्लायंस सर्टेन टर्म्स अगर कोई शिपमेंट हो गया व्हेन शिपमेंट फ्रॉम इंडिया फॉर विच पेमेंट हैज नॉट बीन रिसीव्ड आइदर बाय नेगोशिएशन ऑफ बिल्स under letter of credit or otherwise lost in transit bank must ensure that insurance claim is made as soon as the loss is known जैसे लॉस की जानकारी होती है तो बैंक को क्या है उसमें क्लेम लॉस करना चाहिए इंश्योरेंस इन केसेस वेयर द क्लेम इज पेबल अब्रोड द बैंक आर रिक्वायर्ड टू अरेंज द कलेक्ट द फुल अमाउंट द क्लेम ड्यू टू लॉस्ट ऑफ शिपमेंट थ्रू द मीडियम their overseas branch correspondent and release the duplicate copy GR STF form only after amount has been collected. अगर मान लीजिए ओवरसीज है क्लेम अगर है तो क्या है उसको अपने मीडियम के थ्रू या मीडियम जो बोलते हैं या माध्यम बोलते हैं उसके थ्रू जो है या करस्पॉन्डिंग बैंक उसके थ्रू जो है क्लेम लॉजमेंट करना है और उसके बाद ही जो है जीआर कॉपी या एसडीएफ कॉपी या पीपीएफ कॉपी जो है उसको ये करना रिलीज करना बैंक में अलाउ पेमेंट ऑफ कमीशन आइदर बाय रेमिटेंस और बाय डिडक्शन फ्रॉम इनवॉइस वैल्यू ऑन एप्लीकेशन सबमिट बाय एक्सपोर्टर सब्जेक्ट टू कंप्लायंस सर्टेन बैंक क्या है अलाउ कर सकता है कमीशन आइदर बाय रेमिटेंस चाहे रेमिटेंस से आए या इनवॉइस वैल्यू में डिडक्शन से आए ठीक है बैंक थ्रू whom the export proceeds were originally realized may consider request for refund of export proceeds of goods exported from India and being re-imported into India on account of poor quality upon exercising due diligence regarding track record of exporter and upon satisfying bona fide of the track. देखिए अगर मान लीजिए कोई गुड्स यहाँ से भेजा है ठीक है इम्पोर्टर ने उसको जो है इम्पोर्टर ने बोला कि माल अच्छा नहीं है और उसको जो है ना वापस कर दिया तो फिर इसको री इम्पोर्ट हो गया तो री इम्पोर्ट के केस में क्या होगा जो चार्ज उसने लिया था बैंक ने ठीक है रिक्वेस्ट फॉर रिफंड ऑफ एक्सपोर्ट प्रोसीड्स ऑफ गुड्स ठीक है तो उस केस में अलाउ कर सकता है बैंक में अप्रूव जीआर एसटीए पीपी फॉर्म्स ऑफ एक्सपोर्टर हु हैव बीन प्लेस्ड ऑन कॉजन लिस्ट if they produce evidence of having received an advance payment or an irrevocable letter of credit in their favor of covering full value of proceeds. चलिए फ्रेंड्स ये ज़्यादा कुछ नहीं है बैंक आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन प्रायर अप्रूवल फ्रॉम आरबीआई फॉर इशूइंग गारंटी फॉर कॉशन लिस्टेड एक्सपोर्टर को आप करिएगा गारंटी इशू नहीं करिएगा इसके लिए आरबीआई का सर परमिशन चाहिए ट्रांजेक्शन विच आर प्रोहिबिटेड रेमिटेंस इज लिस्टेड आउट इन आरबीआई बाय वे ऑफ एनेक्सेस ठीक है
ओके फ्रेंड्स, तो हमारा ये फेमा एंड आरबीआई गाइडलाइंस था ऑन एक्सपोर्ट। ठीक है फ्रेंड्स, इसको यहीं पर चैप्टर को क्लोज करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा पार्टी सेक्टर लेंडिंग रहेगा। ठीक है, और इसी बीच में फ्रेंड्स मैं आपको जो है रेशियो एनालिसिस जो मैं एक एक करके उसका भी चैप्टर जो है शुरू कर रहा हूँ, चैप्टर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, उसमें आपको जो है अभी शुरुआत हम लोग करेंगे यूजेज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो से। यूजेज ऑफ फाइनेंशियल रेशियो से, ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तब तक इसको यहीं पर चैप्टर को क्लोज करते हैं। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक जरूर करिए फ्रेंड्स, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए फ्रेंड्स। थैंक्स।